नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इंग्लैंड की शासन प्रणाली की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता विधि के शासन के अर्थ को जानने का प्रयास करेंगे। वस्तुतः विधि का शासन इंग्लैंड के संविधान की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है और विधि के शासन को अंग्रेजी नागरिकों ने सैकड़ों सालों के लंबे संघर्ष के परिणाम स्वरूप प्राप्त किया है। इंग्लैंड में स्वेच्छाचारिता के लिए कोई स्थान नहीं है और इंग्लैंड के संविधान में यद्यपि न्यायपालिका के मौलिक और न्यायपालिका के न्यायिक पुनरावलोकन की कोई व्यवस्था नहीं है, किंतु उसके बावजूद भी वहाँ के नागरिकों के अधिकारों की और वहाँ के स्वतंत्रताओं की रक्षा बखूबी होती है और यह विधि के शासन के कारण ही संभव हुआ है। इंग्लैंड में विधि के शासन को परिभाषित करने वाले अनेक विचारक हुए हैं, जिनमें एंसन, डाइसी, जेनिंग्स और वेड और फिलिप्स के नाम प्रमुखतया से लिए जा सकते हैं। किंतु इन सब में 19वीं शताब्दी में डाइसी विधि के शासन को प्रतिपादित करने वाला प्रथम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचारक है। डाइसी ने अपनी पुस्तक लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में विधि के शासन को विस्तार से समझाने का प्रयास किया है। स्वयं डाइसी के ही शब्दों में विधि के शासन का अर्थ यह है कि कोई व्यक्ति कानून की नजर में केवल समान ही नहीं है, वरन कानून के द्वारा समान प्रकार के अपराध करने पर समान प्रकार का दंड दिया जाएगा और सभी न्यायिक और न्यायपालिका के सामने सभी लोग समान हैं। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। इस प्रकार से इंग्लैंड में डाइसी के अनुसार विधि के शासन का अर्थ यह है कि अन्य राज्यों में जहां संवैधानिक संहिताओं के माध्यम से कानून को सुनिश्चित किया गया है, वहीं पर इंग्लैंड में न्यायिक निर्णयों के माध्यम से या न्यायपालिका समय समय पर जो कानून को जिस तरह से परिभाषित करती है, उसी परिभाषा को कानून की सर्वसम्मत परिभाषा के रूप में स्वीकृत किया जाता है। डाइसी ने विधि के शासन का जो अर्थ बताया है, उसके 3 अर्थ हैं या 3 विशेषताएं हैं। पहली बात यह है कि किसी भी व्यक्ति को बिना अपराध के दंडित नहीं किया जा सकता। इसका तात्पर्य यह है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक दंड नहीं दिया जा सकता जब तक उसने किसी एग्जिस्टिंग या उस समय चलने वाले किसी कानून का उल्लंघन नहीं कर दिया हो। इसलिए प्रत्येक प्रकार के उस कानून के उल्लंघन पर प्रत्येक व्यक्ति को वैसा ही दंड मिलेगा जैसा किसी अन्य व्यक्ति को उस कानून के उल्लंघन पर मिलता है। इसलिए सभी व्यक्ति कानून के नजर में समान है और कानून का दंड करने पर सभी को समान रूप से दंड मिलेगा। विधि के शासन का दूसरा अर्थ यह है कि कानून की नजर में सभी व्यक्ति समान हैं। इसका तात्पर्य यह है कि अकिंचन से प्रधानमंत्री तक, या जिसको इंग्लैंड में कहते हैं फ्रॉम पॉपर टू द प्राइम मिनिस्टर, सभी कानून की नजर में समान है। एक ही प्रकार के कानून का उल्लंघन करने पर प्रधानमंत्री को भी वही दंड मिलेगा जो किसी निम्नतम व्यक्ति को मिलेगा और इस संबंध में केवल सम्राट ही अपवाद स्वरूप है और उनके लिए भी ये कहा जाता है कि सम्राट कोई गलती नहीं करता। उसका तात्पर्य यही है कि सम्राट के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं, वस्तुतः वो किसी न किसी मंत्री के परामर्श से किए जाते हैं और सम्राट के कार्यों की जिम्मेदारी कोई न कोई मंत्री अवश्य लेता है। इस तरह से यदि सम्राट के इस औपचारिक जो एक अपवाद है, इसको यदि स्वीकार कर लिया जाए और इसके अलावा कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, सभी व्यक्ति कानून की नज़र में समान है। और डाइसी की जो तीसरी विशेषता है वो यह है कि इंग्लैंड में विधि का निश्चय न्यायिक निर्णयों के परिणाम स्वरूप होता है।
इंग्लैंड में क्योंकि लिखित संविधान नहीं है और किसी भी प्रकार का संहिताबद्ध कानून नहीं है, इसलिए न्यायिक स्वतंत्रताओं की रक्षा न्यायिक निर्णयों के परिणाम स्वरूप ही होती है और न्यायपालिका ही नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता का संरक्षक है। इस प्रकार डाइसी की जो व्याख्या है, उस व्याख्या के अनुसार पहले जो बिंदु के अनुसार जिसमें किसी भी व्यक्ति को कानून के उल्लंघन के बिना दंडित नहीं किया जा सकता, वह व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षक है। जो दूसरा बिंदु है वो व्यक्ति के मध्य समानता को स्थापित करने वाला बिंदु है और तीसरा जो बिंदु है वो न्यायिक निर्णयों के सिद्धांत को स्वीकार करता है और इसके अनुसार न्यायपालिका ही नागरिकों के अधिकारों की संरक्षक है। जेनिंग्स ने, जो कि संविधान का एक बड़ा व्याख्याकार है, उसने डाइसी के ये जो विधि के शासन की जो विशेषताएं बताई हैं, उनको उसमें कुछ त्रुटियां नजर आई और जेनिंग्स के अनुसार इन तीनों ही बिंदुओं में कुछ न कुछ त्रुटि है। यदि पहले बिंदु की बात करें कि कानून का उल्लंघन करने पर ही प्रत्येक व्यक्ति को दंडित किया जाएगा और कानून ही सर्वश्रेष्ठ है, इस बिंदु पर चर्चा करते हुए जेनिंग्स ये कहता है कि केवल कानून के अनुसार व्यवहार करना ही इस बात को सुनिश्चित नहीं करता कि उस देश में विधि का शासन है। वस्तुतः इतिहास में हम देखते हैं कि जितने भी निरंकुश व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने अपने अनुसार स्वेच्छाचारी कानूनों का निर्माण किया है। चाहे लुई 16वें की बात हो, चाहे नेपोलियन हो, चाहे हिटलर हो, चाहे मुसोलिनी हो, उन्होंने अपने अपने शासन को स्थापित करने के लिए अनेक ऐसे स्वेच्छाचारी कानूनों का निर्माण किया था और उन स्वेच्छाचारी कानूनों का पालन करना जनता के लिए आवश्यक कर दिया था। क्या इस प्रकार के स्वेच्छाचारी कानूनों के अनुसार उनका पालन करना क्या विधि के शासन की स्थापना कहलाएगा? बिल्कुल भी नहीं। दूसरा, जब डाइसी ये कहता है कि विधि के नजर में सब समान है, इसकी भी जेनिंग्स ये कह करके आलोचना करता है कि कानून के सामने सभी को समान स्वीकार करना यह भी कानून के शासन का लक्षण नहीं है, क्योंकि अनेक बार राज्य को बच्चे, महिलाएं, वृद्ध या ऐसे वंचित वर्गों के खिलाफ विशेष असमानता उनके लिए निरूपण करना पड़ता है और अन्य सामान्य नागरिकों से ऊपर उनको विशेष प्रकार की सुविधाएं और विशेष अधिकार देना पड़ता है ताकि उन दुर्बल वर्गों की रक्षा की जा सके। इसलिए कानून की नजर में सभी को स्वीकार मानना, समान मानना, यह भी विधि के शासन का लक्षण नहीं हो सकता। और दूसरा यह भी कि केवल कानून के अनुसार ही कार्य करना यह भी आवश्यक नहीं है, क्योंकि स्वयं इंग्लैंड में भी और सभी राज्यों में सरकारें अपने अपने विवेकाधिकार का प्रयोग भी करती हैं। और तीसरा जो बिंदु है वो ये है कि ब्रिटेन में न्यायिक निर्णयों ने ही संविधान के महत्वपूर्ण सिद्धांतों के स्रोत के रूप में कार्य किया है। इसके भी जेनिंग्स यह करके इसकी त्रुटि बताता है कि ऐसा हमेशा ही आवश्यक नहीं है और इंग्लैंड की बहुत सारी व्यवस्थाएं न्यायिक निर्णयों का परिणाम नहीं है, परंतु या तो अभिसमयों का परिणाम है या संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों का परिणाम है। जैसे कि 1707 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जिसके माध्यम से उत्तराधिकार का प्रश्न तय हुआ। इसी प्रकार से सम्राट और प्रधानमंत्री के आपसी संबंध क्या होंगे, यह पूरी तरह से एक अभिसमयों का प्रश्न है। इसलिए ब्रिटेन के संविधान की बहुत सारी जो व्यवस्थाएं हैं, वो व्यवस्थाएं न्यायिक निर्णयों का परिणाम नहीं होकर के स्वयं संसद के कानूनों का या अभिसमयों का परिणाम है। इसलिए डाइसी की जो व्याख्या है उनमें कुछ न कुछ त्रुटियां हैं और जेनिंग्स इन त्रुटियों को बता करके विधि के शासन की अपनी व्याख्या प्रस्तुत करता है और उसके अनुसार
विधि के शासन का पहला अर्थ यह है कि विधि के शासन के अंतर्गत सभी प्रकार की तानाशाही को अस्वीकार किया जाना चाहिए। अर्थात विधि के शासन में किसी भी प्रकार की स्वेच्छाचारिता नहीं होनी चाहिए, और चाहे स्वेच्छाचारी ढंग से बने हुए कानून जो कि हिटलर और मुसोलिनी ने बनाए, ऐसे कानून भी विधि के शासन के लिए कोई स्थान नहीं रखते हैं। इस प्रकार से तानाशाही और स्वेच्छाचारिता के विपरीत संविधान सम्मत कानूनों का निर्माण करना, यह विधि के शासन का पहला अर्थ है। विधि के शासन का दूसरा अर्थ यह है कि लोगों में समान प्रकार की समानता स्थापित की जानी चाहिए। अर्थात यदि किन्हीं वर्गों के लिए विशेष सुविधाएं दी भी जाती हैं तो उस वर्ग में वो सुविधाएं बिना किसी भेदभाव के सबको मिलनी चाहिए। जैसे यदि महिलाओं को कोई विशेष अधिकार दिए गए हैं तो महिलाओं के बीच में उन विशेष अधिकारों को देने में समानता होनी चाहिए। इसी प्रकार यदि कोई किसी दलित या पिछड़े वर्ग को यदि कोई अधिकार दिए हैं तो समान स्थिति वालों के मध्य समानता स्थापित हो, और असमान स्थिति वालों के मध्य असमानता हो सकती है, यह विधि के शासन का एक लक्षण है। और जेनिंग्स के अनुसार विधि के शासन की तीसरी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार को सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। क्योंकि 19वीं शताब्दी में जब डाइसी ने अपने विचारों का प्रतिपादन किया था तब हस्तक्षेपवादी सरकार का जो स्वरूप है वो प्रचलित था, और स्वयं डाइसी हस्तक्षेपवादी राज्य का ही समर्थक था। किंतु 20वीं शताब्दी में जहां पे लोक कल्याणकारी राज्य को अपना लिया गया है, ऐसे में राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रताओं के बजाय सभी की समानता, आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता के संरक्षक के रूप में अधिक भूमिका अदा करता है। इसलिए राज्य का यह दायित्व है कि वो सामाजिक और आर्थिक समानता और लोगों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए प्रतिबद्ध रहे। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ब्रिटेन में कानून के शासन को परिभाषित करने के लिए 19वीं शताब्दी के विचारक डाइसी की व्याख्या भिन्न प्रकार की रही, और 20वीं शताब्दी के विचारक जेनिंग्स की व्याख्या भिन्न प्रकार की है। जहां जेनिंग्स विधि के शासन को स्थापित करते हुए भी सामाजिक और आर्थिक समानता और उत्थान की बात करता है, वहीं डाइसी ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अधिक बल दिया है। यह भी कह सकते हैं कि डाइसी कानूनी और राजनीतिक स्वतंत्रता का संरक्षक है, जबकि जेनिंग्स सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता या समानता की बात करता है। लेकिन जो भी हो, जो समय के बदलने के अनुसार ब्रिटेन में विधि के शासन ने भी एक नया रूप अख्तियार कर लिया है, और वह 20वीं शताब्दी के अनुसार ही विधि का शासन वहां पे लागू है, स्थापित है, और लोक कल्याणकारी भावना के अनुरूप वहां पर राजनीतिक दल भी सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए प्रतिबद्ध हैं। धन्यवाद।